विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आज के लेक्चर में आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में अध्यारोपण के सिद्धांत में एक डायग्राम है। एक आवेश है हमारे पास में Q1 और उसके अलावा बहुत सारे आवेश हैं जो कि हमारे Qn तक होंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास में एक आवेशों का पूरा एक निकाय है जिसमें हमारे बहुत सारे आवेश होंगे जिनका हम लोगों ने नाम रख लिया है Q1 से लेकर के Q2 Q3 डॉट डॉट Qn तक। तो यहाँ पर हमारे पास में एक आवेश Q1 हो गया, फिर Q2 है, Q3, Q4, Q5, Q6 और एक लास्ट में Qn लिख लिया है। पहले और दूसरे के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है उसके लिए वेक्टर F12 लिखा गया है। पहले और तीसरे के लिए वेक्टर F13, पहले और चौथे के लिए वेक्टर F14, पहले और पांचवें के लिए वेक्टर F15, पहले और छठे के लिए वेक्टर F16, पहले और n वाले के लिए वेक्टर F1n। इस तरह से हमारे पास में पूरा एक निकाय बना हुआ है और उनके ऊपर लगने वाले बल है। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या। सुनेंगे जरा। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, कोई भी निकाय है उसमें हमारे बहुत सारे आवेश हैं, तो यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिशयोग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास में कोई एक निकाय है तो इस निकाय में हमने कोई एक आवेश ले लिया है Q1, तो इस Q1 आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो परिणामी बल इन सभी आवेशों के द्वारा इस पर अलग अलग लगाए गए बलों के सदिशयोग के बराबर बैठेगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिशयोग के बराबर होता है। देखेंगे जरा यहाँ। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिशयोग के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग नीलान में लिख लेते हैं। माना कोई निकाय स्मॉल n आवेशों Q1, Q2 डॉट डॉट
Qn से मिलकर बना है। माना कोई निकाय स्मॉल n आवेशों Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn से मिलकर बना है। अब यहाँ पर सभी आवेश Q1 आवेश पर अलग अलग बल लगाएंगे, जिनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से लिख रखा है, तो उनके लिए लिखेंगे तथा Q1 आवेश पर अन्य आवेशों Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn द्वारा लगाए गए बल क्रमशः वेक्टर F12 पहले और दूसरे के लिए, कॉमा वेक्टर F13, कॉमा वेक्टर F14, कॉमा डॉट डॉट वेक्टर F1n है। तब देखें जरा यहाँ हमने मान लिया कि कोई भी निकाय है स्मॉल n आवेशों से मिलकर के बना है, जो हमारे पास में है Q1 2 3 डॉट 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 इस तरह से Qn तक है। यहाँ पर लिख दिया Q1 Q2 डॉट डॉट Qn से मिलकर के बना है, और Q1 आवेश पर अन्य आवेशों Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn द्वारा लगाए गए बल क्रमशः वेक्टर F12 13 14 डॉट डॉट 1n है। तब हमारा जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत ये कहता है कि किसी एक आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है, परिणामी बल है, वो सभी के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदस्यों के बराबर रहना चाहिए। तो तब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q1 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, तो परिणामी बल Q1 वाले के लिए, कुल बल के लिए वेक्टर F। अब कौन से पर कुल बल का मान है, वो है हमारा पहला आवेश, तो उसके लिए यहाँ पर ऐसे लिख देंगे वेक्टर F1। वन का मतलब पहले वाले आवेश पर लगने वाला कुल बल। अब ये कुल बल का मान हमारा बराबर होगा सभी के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदस्यों के। तो वेक्टर F1 बराबर हो जाएगा हमारा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डॉट डॉट डॉट, और एक लास्ट वाले को लिखेंगे वेक्टर F1n। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदस्यों के बराबर होगा। यही हमारा आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब पहले और दूसरे आवेश के बीच की कुछ ना कुछ दूरी रहेगी, पहले तीसरे के बीच की रहेगी, पहले चौथे के बीच की रहेगी, तो उनकी स्थिति को या दूरी को दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग उनके स्थिति सदिश मान लेते हैं। तो नई लाइन में यहाँ पर लिख लेते हैं माना अन्य आवेशों के Q1 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर F12 कॉमा वेक्टर वेक्टर R12 कॉमा वेक्टर R13 कॉमा वेक्टर R14 कॉमा डॉट डॉट और वेक्टर R1n है। अब अन्य आवेशों के Q1 आवेश के सापेक्ष जो स्थिति सदिश हैं वो हमने वेक्टर R12 13 14 डॉट डॉट 1n मान लिए हैं। मतलब पहले और दूसरे के बीच की जो दूरी वेक्टर R12, इसके लिए पहले तीसरे के लिए 13 फिर 14 ऐसे डॉट डॉट इस तरह से इनको मान लिया है। अब तब हम लोग कूलाम के नियम के अनुसार इन वेक्टर F12 13 14 इनके
मान लिखेंगे, देखेंगे जरा। तो पहले तो वेक्टर F12 लिखेंगे। तो वेक्टर F12 कूलॉम के नियम का सदस्य हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से लिखेंगे यहाँ। तो वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले और दूसरे आवेश की बात कर रहे हैं केवल। तो Q1 Q2 और बटे R12 स्क्वायर, और यहाँ एक आंसर सदस्य लिखेंगे R∩21। पहले और दूसरे की बात कर रहे हैं, तो पहले और दूसरे के बीच में जो लगने वाला बल हो गया वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर, मतलब पहले और दूसरे के बीच की दूरी, और यहाँ पर दिशा R∩21, दूसरे से पहले की ओर, क्योंकि जो दूसरा वाला आवेश है वो पहले पर 1 लगा रहा है। इसी तरह से अगले को लिख लेते हैं यहाँ पर वेक्टर F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब पहले और तीसरे की बात कर रहे हैं, तो Q1 Q3 बटे हो जाएंगे R13 स्क्वायर, दिशा हो जाएगी तीसरे से पहले की ओर, तो R हो जाएगा हमारा 31। इसी तरह से डॉट डॉट इन F के मान चलते रहेंगे, और एक लास्ट वाले को हम लोग और लिख लेते हैं वेक्टर F1n बराबर, तो वैसे ही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn और बटे R1n स्क्वायर, और दिशा n वाले से पहले की ओर, तो R∩n हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कूलॉम के नियम की सहायता से जितने भी लगने वाले बल थे उन सब के मान हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। इन सभी मानों को उठा करके हम लोग यहाँ समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, देखेंगे समीकरण हमारे पास में ये थी। तो वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F12 13 14 डॉट डॉट सभी के मान हम लोग यहाँ से उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो पहले तो वेक्टर F12 का मान देखेंगे, ये लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर और R∩21। ये तो हो गया वेक्टर F12 का मान, यहाँ से प्लस वेक्टर F13 लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर और R∩31 प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही सबके मानों को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बीच में, एक लास्ट वाले को लिख देंगे यहाँ प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn और बटे R1n स्क्वायर और दिशा R∩n1। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सभी बलों के मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में यहाँ रख दिए हैं। ये वेक्टर F12 हो गया, ये 13 डॉट डॉट वो 1n हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी जगह कॉमन है, उसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, या वेक्टर F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा केवल Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर और R∩21 प्लस यहाँ पर केवल इतना हिस्सा बचेगा ये, तो प्लस में हो जाएगा Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर और R∩31 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट वाले को लिखेंगे इसको Q1 Qn और बटे R1n स्क्वायर और R∩n। इतना हो जाएगा हमारा
आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार से सिद्धांत के लिए फिर दोबारा सुन लेते हैं कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर के बना है तो उनमें किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिशियों के बराबर होगा। वही हमारे पास में है यहाँ पर कि किसी एक आवेश Q1 पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिशियों के बराबर है। इतना था हमारा आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग सतत आवेश वितरण पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सतत आवेश वितरण। अब विद्यार्थियों सतत आवेश वितरण क्या है? सतत का मतलब होता है लगातार, वितरण का मतलब बट जाना। तो यहाँ पर जो आवेश है वो लगातार और एक समान रूप से बटेगा। क्या होगा जानेंगे। अगर किसी वस्तु के लिए कोई भी आवेश दे दिया जाए और दिया गया आवेश अगर उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, मतलब बट जाए या फैल जाए, तो इसके लिए सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे आप मान सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास में इस तरह से ये कोई भी एक वस्तु है और इस वस्तु के लिए हमने कोई भी एक आवेश दे दिया, तो कोई आवेश जो भी हमने इसको दिया है वो आवेश अगर इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो हम इसके लिए सतत आवेश वितरण कहेंगे। तो किसी वस्तु को दिया गया आवेश अगर उस पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं हम। जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थियों सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होंगे। एक तो रेखीय आवेश वितरण होगा, एक पृष्ठीय आवेश वितरण होगा और एक आयतन आवेश वितरण होगा। तो पहले आप इनको जरा सुन लीजिए। अगर किसी भी वस्तु को कोई आवेश दिया जाता है तो दिया गया आवेश अगर केवल एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एक तार है ऐसे,
और हमने उसके लिए कोई भी आवेश दे दिया, तो दिया गया आवेश अगर उस पर लंबाई के अनुदिश केवल एक सरल रेखा के अनुदिश या वक्र रेखा के अनुदिश, कुल मिलाकर के लंबाई के अनुदिश होना चाहिए, तो वो अगर एक समान रूप से वितरित है तो इसके लिए रेखीय आवेश वितरण करेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई पृष्ठ है और दिया गया आवेश अगर पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण करेंगे। अगर हमारे पास में कोई भी ठोस गोला या कोई घनाकार वस्तु है और दिया गया आवेश अगर उस वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है तो उसके लिए आयतन आवेश वितरण करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके आवेश वितरणों के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम लोग रेखीय आवेश वितरण। सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण की बात करेंगे हम लोग। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब रेखीय में अभी बताया था कि अगर वस्तु को दिया गया आवेश उसकी लंबाई के अनुदिश या सरल रेखा के अनुदिश एक समान रूप से हो तो उसके लिए हम लोग रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं। जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर सरल रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं।